नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे आदिकालीन गद्य साहित्य की विस्तृत जानकारी। दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकालीन पद्य साहित्य आए हैं उन सभी की चर्चा कर ली है। उन सभी का वीडियो वहाँ पे उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने जिस विषय पर वीडियो नहीं बनाया है उसको मैं बना रहा हूँ। और आदिकालीन गद्य साहित्य ऐसा है दोस्तों जो बहुत कम वीडियो इसका बना है और आसानी से उपलब्ध नहीं है ऐसा वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आदिकालीन गद्य साहित्य। आदिकालीन हिंदी साहित्य जो कि लगभग 10वीं से 14वीं शताब्दी तक चलता रहा, इसमें हिंदी गद्य साहित्य का विकास धीरे धीरे हुआ। इस काल में पद्य की प्रधानता थी, लेकिन गद्य विधा में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रयास और रचनाएं देखने को मिलती है। आदिकालीन का जो गद्य साहित्य है दोस्तों, मुख्यतः चंपू काव्य है। चंपू का अर्थ है जिसमें पद्य और गद्य दोनों का समावेश है, न तो पूर्णतः पद्य है और न ही पूर्णतः गद्य है। ठीक है। और ये उपदेशात्मक ग्रंथ हैं, उपदेश की प्रधानता है, इसमें धार्मिक लेखकता है, धार्मिक बातें ज़्यादा है और दरबारी काव्य के मिश्रित स्वरूप में भी हमें मिलता है। तो चलिए हम देख लेते हैं आदिकालीन गद्य साहित्य की विशेषताएं। तो दोस्तों, इस काल की जो रचनाएं होती थी वे पद्यात्मक थी, परंतु गद्य और पद्य का मिश्रण शैली अर्थात चंपू शैली में भी लोकप्रिय हुआ। कुछ स्वतंत्र रूप से गद्य रचनाएं भी प्रचलित थी, जिनका विषय जो है वह धार्मिक, नैतिक, व्यावहारिक, व्यवहार और शास्त्रीय उपदेश होता था। भाषा की बात करें तो भाषा में लगातार राजस्थानी, ब्रज, अवधी तथा अपभ्रंश की मिलीजुली बोलियों का प्रभाव था। तो दोस्तों, राजस्थानी बोली को डिंगल कहा गया है और ब्रज भाषा की बोली को पिंगल कहा गया है। ठीक है। तथा संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी इनके गद्य में प्रयोग होता था। आदिकालीन हिंदी साहित्य के जो गद्य हैं अक्सर धार्मिक, दार्शनिक और नीति संबंधी विषयों पर केंद्रित रहता था। इस युग के गद्य साहित्य में जो राउल वेल है वह चंपू शैली में लिखा गया है, अर्थात उसमें पद्य और गद्य दोनों मिश्रित रूप में मिलते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण गद्य, वर्ण रत्नाकर जो गद्य है, ये जो तीन साहित्यिक जो रचना है, गद्य साहित्य की जो रचना है वो उल्लेखनीय है, जिनके बारे में हम आगे विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इस गद्य साहित्य में धार्मिक और लौकिक दोनों ही विषयों में गद्य की विविधता मिलती थी और दरबारी साहित्य के रूप में गद्य काव्य भरपूर होता था, जिसमें राजा और राज दरबार के गौरव का वर्णन मिलता था। अब हम देख लेते हैं प्रमुख आदिकालीन गद्य ग्रंथों की सूची। तो इसमें सबसे प्रथम स्थान में आता है राउल वेल या राउल वेल। इसका रचना काल है 12वीं से 13वीं सदी और इसका विषय है नायिका राउल का सौंदर्य वर्णन। ठीक है। इसमें नायिका जो रहती है उसका नाम है राउल। विशेषता क्या है? तो दोस्तों, ये जो राउल वेल कृति है यह पद्य और गद्य दोनों का मिश्रण अर्थात चंपू शैली में लिखा गया गद्य है। उसके बाद आते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह 13वीं सदी में रचना काल है इसका और इसका विषय है सूत्र और वक्तव्य। इसमें सूत्र और वक्तव्य को लिखा गया है और
यह जो है प्रथम गद्य शैली में रचना है। पूर्ण रूप से प्रथम गद्य मिलता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, आदिकालीन साहित्य में। इसके बाद तीसरी कृति है वर्ण रत्नाकर। यह इसका रचना काल 13वीं से 14वीं सदी है और यह मैथिली भाषा में लिखा गया गद्य है। वर्ण रत्नाकर की विशेषता यह है कि इसमें गद्य में संस्कृत और स्थानीय भाषाओं का मेल हमें दिखता है। उसके बाद दीवाल के बज्ञात हिंदी रासवाच, ये ग्रंथ है। इस कृति का रचना काल है 13वीं सदी। यह गद्य और पद्य का मिश्रण है अर्थात चंपू शैली में, और यह जो ग्रंथ है दोस्तों वो शास्त्रीय काव्य और गद्य का संयोग है। चलिए अब हम गद्य साहित्य के जो उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं, जैसा कि राउलवेल। इसमें किस तरह की भाषा होती थी इसकी जानकारी आपको दी जा रही है, तो देखिए, गौर कीजिए। राउलवेल से एक उदाहरण हमने लिया है। राउल के शिखर सुंदर नजाकत सोरठा जैसी, नख रंग बिरंगा गाल गाढ़े छवि लाजवाब। तो इसका अर्थ है कि राउल नामक नायिका का सिर सुंदर है जो सोरठे छंद की नजाकत की तरह है। नजाकत सोरठा जैसी बोले हैं। उसके नाखून रंग बिरंगे और गाल गाढ़े हैं और उसकी सुंदरता आश्चर्यजनक है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला वाक्य जो लिखा गया है, पहली पंक्ति, वो पद्य जैसा लगता है और जबकि दूसरी पंक्ति को देखें तो वो गद्य जैसा लगता है। तो यह गद्य पद्य मिश्रण शैली में सौंदर्य वर्णन का जो चेहरा है वो गद्य को संगीतात्मक बना देता है। इसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण के एक अंश को देखते हैं। मनुष्य को सदाचार अपनाना चाहिए क्योंकि यही उत्तम धन है। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें केवल गद्य की शैली आपको दिखाई दे रही है और इसका अर्थ यह है कि मानव को सदाचार का पालन करना आवश्यक है जो असली संपत्ति है। तो यह गद्य शैली में एक नैतिक उपदेश है। तो इस तरह से दोस्तों आदिकालीन गद्य साहित्य पद्य की प्रधानता के बीच सामाजिक, धार्मिक और सौंदर्यपरक विषयों पर सकारात्मक योगदान करता रहा। इस काल की गद्य रचनाएं रूप और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में भक्ति काल एवं रीति काल के गद्य एवं पद्य दोनों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आदिकालीन गद्य साहित्य का अध्ययन हिंदी भाषा एवं साहित्य की उत्पत्ति तथा उसके विकास को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण की विस्तृत जानकारी। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण प्राचीन हिंदी गद्य व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, यह व्याकरण ग्रंथ है और जिसकी रचना 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनारस के पंडित दामोदर शर्मा द्वारा की गई थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी व्याकरण के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें हिंदी की पुरानी कोशली जो कि अवधि के अंतर्गत आता है, और दोस्तों ये पूर्वी हिंदी है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कोशली, छत्तीसगढ़ी और बघेली को रखा गया है, जिसमें जो छत्तीसगढ़ी है दोस्तों उसका पुराना नाम ही कोशली है। यहाँ पे अवधि रख दिया है क्योंकि जो अवधि भाषा है और छत्तीसगढ़ी बोली है जो कि अब भाषा का रूप बन रही है, ये दोनों कोशली से की समकक्ष है और इन दोनों अवधि और छत्तीसगढ़ी में के ज़्यादातर शब्द को कोई जो अवधि का बोलने वाला आदमी होगा वो छत्तीसगढ़ी समझ जाएगा और छत्तीसगढ़ का आदमी अवधि समझ जाएगा। ठीक है,
तो पुरानी कोशली और संस्कृत भाषा के व्याकरणिक रूपों का द्विभाषिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, अर्थात इसमें पुरानी कोशली और संस्कृत की भाषा का मिश्रित रूप है। भाषा और रचना का स्वरूप। तो ग्रंथ में पुरानी कोशली भाषा, जिसे वर्तमान में अवधी या पूर्वी हिंदी भी कहा जाता है, और संस्कृत के समानांतर व्याकरणिक और वाक्यात्मक रूप दिए गए हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ में संस्कृत वाक्यों के समान कोशली वाक्य भी उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं, जिससे भाषा के विकास की समझ हमें मिलती है। इस ग्रंथ में 2 भाषाओं में समानार्थक प्रश्न उत्तर और हिंदी व्याकरण के नियम दिए गए हैं। महत्व की बात करें तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक प्राचीनतम हिंदी व्याकरण ग्रंथ है, जो 17वीं शताब्दी के बाद के व्याकरण ग्रंथों से लगभग 400 वर्ष पुराना है। हिंदी भाषा के विकास, विशेषकर अवधी बोली के व्याकरण के अध्ययन के लिए, साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा के अध्ययन के लिए यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है, और साथ ही यह ग्रंथ बनारस के स्थानीय भाषा और संस्कृत के संपर्क का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो चलिए देख लेते हैं उदाहरण और उनके अर्थ। इसमें पुरानी कोशली संस्कृत और उसके अर्थ हिंदी में दिए गए हैं। तो इन दोनों भाषा में अंतर को हम देखेंगे। जैसे कोय बोलने से संस्कृत में हो जाता है कोयम, और इसका अर्थ है यह कौन है। उसी तरह काय, इसमें संस्कृत में हो जाता है किमिदम, अर्थात यह क्या है। काय द्विवस्तु, और संस्कृत में हो जाएगा के ते द्वे वस्तुनि, तो ये 2 वस्तुएं कौन सी है। उसी तरह तेनः मांझ कवणे, तो संस्कृत में हो जाएगा त्यो स्तेषाम वा मध्ये कतमोयम, तो इसका अर्थ हो जाएगा उन दोनों के बीच कौन है। उसी तरह पुरानी कोशली में अरे जानसी ए मांझ कवण तौर भाई, तो इसमें संस्कृत में हो जाएगा अहो जाने श्याम, जाना श्याम मध्य कस्तव भ्राता, तो इसका अर्थ है हे सुनो, तू जानता है उसमें से कौन तेरा भाई है। उसी तरह का यहाँ तू करसी, अर्थात तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जो संस्कृत में हो जाएगा किमत्र त्वम करोषि। उसी तरह पौऊ, पौऊ ये हो जाएगा पचामी, अर्थात मैं खा रहा हूँ। तो सारांश रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ जो है वह व्याकरण का एक द्विभाषिक मैनुअल है, जो अवधी भाषा बोलने वालों के लिए संस्कृत की ज्ञान प्रवाह में सहायक है। अर्थात अवधी भाषा बोलने वाले के लिए संस्कृत सिखाने वाला यह ग्रंथ हम कह सकते हैं। इस ग्रंथ में अवधी और संस्कृत के व्याकरण तथा वाक्य रचना का तुलनात्मक अध्ययन होता है, जो हिंदी भाषा के प्रारंभिक विकास और व्याकरणिक इतिहास को समझने में प्रमुख योगदान देता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर की विस्तृत जानकारी हम देखेंगे, जो कि एक आदिकालीन गद्य काव्य है, गद्य ग्रंथ है। तो वर्ण रत्नाकर दोस्तों मैथिली भाषा का प्राचीनतम और महत्वपूर्ण गद्य ग्रंथ है, जिसका अर्थ है वर्णन का महासागर। वर्ण रत्नाकर का अर्थ है वर्णन का महासागर, और इसकी रचना 1324 ईस्वी में मैथिल विद्वान पुजारी तथा कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे। वर्ण रत्नाकर की रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने की थी,
और यह ग्रंथ मध्यकालीन भारतीय उपमहाद्वीप के जीवन, संस्कृति, नगर, नायक, ऋतु, प्रार्थना आदि का विस्तृत वर्णन करता है। भाषा और साहित्यिक इसका महत्व को अगर हम देखें तो वर्ण रत्नाकर को मैथिली भाषा का सबसे पुराना गद्य साहित्य माना जाता है। इसमें गद्य की स्पष्टता, भाषा की सरलता और सांस्कृतिक संदर्भ की गहराई मिलती है और वर्ण रत्नाकर मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन की अमूल्य धरोहर है। तो विद्यापति से पहले अवहट्ट शब्द का पहला उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, वर्ण रत्नाकर में। अवहट्ट एक भाषा है जो बाद में मैथिली साहित्य में लोकप्रिय हो गया। अगर हम वर्ण रत्नाकर की संरचना की बात करें तो इस ग्रंथ को 7 तरंग अर्थात अध्याय में बांटा गया है। पहला है नगर वर्णन, दूसरा नायक वर्णन, तीसरा स्थान वर्णन, चौथा ऋतु वर्णन, पांचवा प्रार्थना वर्णन, छठवा भट्टादि वर्णन और सातवां है श्मशान वर्णन। तो इस संरचना से मौलिक जीवन को धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य से विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्ण रत्नाकर से कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। अंग अंग जब हम उधबुझत जाए छी, नख निखार तकैन प्रशस्त होई छै। अर्थ यह है कि जब मैं अपने शरीर के प्रत्येक अंग का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तब तक नाखूनों तक उनकी सुंदरता की प्रशंसा की जाती है। दूसरा उदाहरण, नगरा के वर्णन को अंतल भेल, हर गली मोहल्ला में आवाज गूंजे। तो इसका अर्थ है कि नगर का वर्णन अत्यंत विस्तृत है, जहां हर गली मोहल्ले में इसकी आवाज, इसकी गूंज सुनाई देती है। अब इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण हम देख लेते हैं, क्या महत्व है। तो वर्ण रत्नाकर में मिथिला क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और सामाजिक व्यवहार की झलक हमें मिलती है। ग्रंथ में कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव के दरबार की पृष्ठभूमि में जो यह ग्रंथ है वह लिखा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिसका केंद्र सिमरौनगढ़ था। यहाँ से मिलने वाली पांडुलिपियाँ कोलकाता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में सुरक्षित है। यह ग्रंथ मैथिली भाषा और साहित्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह तत्कालीन जीवन की पड़ताल के लिए अमूल्य स्रोत है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आदिकालीन गद्य साहित्य को जाना। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको तुरंत वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा और आपको तुरंत मैसेज के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्धियाँ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी चैनल को, रियल ज्ञान विथ RKG को। धन्यवाद।